सो हाय गाइस, आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7। नेम है इसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मींस नियंत्रण एवं समन्वय। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नियंत्रण एवं समन्वय क्या है। तो मान लीजिए कोई भी आपके प्रति कोई भी कार्य हो, आप उसका जो अपोजिट मतलब मान लीजिए आपको कोई भी गर्म चीज हुई या फिर कोई भी आप कार्य करते हो, वो उसका तुरंत जो आपका जो रिएक्शन रहता है, जो भी आपकी प्रतिक्रिया रहती है, जो भी आपकी क्रिया रहती है, वो नियंत्रण एवं समन्वय है। समझ गए? एक मतलब मीन छोटी सी आपको डेफिनेशन दी है। वो भी अपना रिएक्शन रहता है कोई चीज को देखने के प्रति, देखने के बाद, तो वो हमारा इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर आता है। ये सिंपल सी डेफिनेशन हो गई हमारी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। ओके, सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। या फिर संसार के सभी जीव अपने आसपास होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। एक ही बात होगी। पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन जिसके रूप सजीव अनुक्रिया करते हैं उद्दीपन कहलाता है। जैसे कि प्रकाश, ऊष्मा, ठंड, ये वाला हो गया। पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति कार्य करते हैं। तो ये छोटा मोटा इनको बता रखा है। जैसे मान लीजिए हम कोई गर्म वस्तु को छूते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। यस, थोड़ा सा हल्का सा ड्रॉ करके आपको एक एज ए प्रैक्टिकल आप अगर आपको चीज़ दिखाऊं, तो उम्मीद है वो आपको अच्छे से समझ आएगी। यस, यहाँ हम देखते हैं। ओके, तो मान लीजिए ये एक बाउल है। ठीक है, कोई भी एक बाउल देख लीजिए। इसके अंदर गर्म पानी पड़ा है, काफ़ी गर्म पानी है, काफ़ी हीटअप हो रखा है पानी। ठीक है, एग्जाम्पल है वो आपको एकदम अच्छा देंगे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल देंगे ताकि आपको समझ आ जाए ये। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपका हैंड है, जा रहा है, इसके बगल में आपका इसका हाथ जा रहा है। तो आपके दिमाग के अंदर क्या आएगा कि भाई और आगे मत जा, और आगे मत जा, कुछ गर्म चीज है, कुछ गर्म चीज है। तो आप क्या करोगे? आप हाथ आगे लाने की बजाय अपना हाथ, मान लीजिए थोड़ा सा भी इसको हाथ को थोड़ा सा भी हीटअप हुआ, तो आप क्या करोगे? तुरंत हाथ को अपना तुरंत बेक ले जाओगे। ये जो क्रिया हुई वो किस कारण हुई, वो सारा का सारा आज हम समझेंगे। और यही यही सारा का सारा हमारा किसके अंदर आता है? नियंत्रण एवं समन्वय के अंदर। ठीक है, तो यही है जो आज का जो हमारा चैप्टर है, उसके अंदर बेसिकली हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो रिएक्शन हुई, कि हमारा ये जो हाथ था वो और आगे ना जाके, और आगे ना जाके, हाथ को जाने से पहले ही कैसे पता चल गया कि वहां कुछ ना कुछ चीज गर्म है, कुछ ना कुछ चीज गर्म है। तो वो रिएक्शन हमने तुरंत क्यों किया, हम आगे ना ले जाके पीछे क्यों लेके गए, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, लेट अस सी। सबसे पहले एक यहाँ पे दिया हुआ है, जंतुओं में नियंत्रण, काफी अच्छा है। जंतुओं में दो प्रकार से है, यानी कि जंतुओं के अंदर हम भी आ गए यहाँ पे। इवन तो मानव कहाँ कंसिडर होगा, मानव भी एक क्या है? जंतु है। तो मानव का भी साथ में लेके जाना। तो दो प्रकार से है आपका, एक तो तंत्रिका तंत्र, एक अंतःस्रावी तंत्र। सबसे पहले हम तंत्रिका तंत्र के बारे में हम देख लेते हैं कि तंत्रिका तंत्र क्या है। ठीक है, यस। नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशीय ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के साथ संगठित जाल बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है। उससे पहले यहाँ एक डायग्राम है हमारे पास तंत्रिका तंत्र का, उसको एक बार हम ड्रॉ कर लेते हैं, देन हम करते हैं आगे का प्रोसेस। ठीक है, तो एक बार हम अपना भी तंत्रिका तंत्र, आप भी कॉपी में नोट्स निकालिए, और साथ साथ मैं जैसे जैसे बना रहा हूँ वैसे वैसे आप है ना इनको बना लीजिए अपने नोट्स के अंदर। तो प्लीज़ आप मेक श्योर आप सब भी ये जरूर बना लेना। न्यूरॉन सिस्टम है जो भी सारे के सारे। जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ बस वैसे ही बना लीजिए, इट्स इनफ फॉर यू। मीन्स आपको सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और वो कंसेप्ट इतना जबरदस्त क्लियर हो जाएगा आपको, आप सोच नहीं सकते। तो आप साथ साथ ड्रॉ, प्लीज प्लीज मैं बार बार यही कह रहा हूँ
कि आप सारे के सारे एक बार साथ साथ इनको ड्रॉ जरूर कर लीजिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ओके गाइस, तो ये हमारा बन गया एक आपका नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम के अंदर हमने एक न्यूरॉन का ये बना दिया है स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्या है ये, क्या नहीं है। भाई साहब, ह्यूमन बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम है, काफी बड़ा नर्वस सिस्टम है। लगभग हम कह सकते हैं लाखों करोड़ों बहुत सारे नर्वस सिस्टम है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं। तो भाई ये एक सिर्फ मैंने क्या किया है, सिर्फ एक न्यूरॉन का है वो मैंने एक डायग्राम यहाँ पे बनाया है। तो कुछ इनके नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका नाम हो गया आपका केंद्र, या आपका सेंटर हो गया, केंद्रक हो गया, ठीक है। और ये जो है आपकी, ये हो गया आपकी ध्रुमिकाएं, बहुत सारी होगी तो ध्रुमिकाएं वरना ध्रुमिका, ठीक है। मैं एक बार ध्रुमिका इनको लिख देता हूँ, ठीक है। ये ध्रुमिका होगी। ये तंत्रिकाक्ष, ये जो आपका ये वाला भाग है, ये क्या है, तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष ये आपका तंत्रिकाक्ष हो गया। एंड ये जो पीछे जो आपके डॉट डॉट से दिखाई दे रहे हैं, ये आपका हो गया इनका अंतिम सिरा, यानी कि एकदम लास्ट का सिरा, जिसको आप एक्सोन बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश के अंदर अगर आप इसको कंसीडर करोगे तो मेरे ख्याल से ठीक है, या आप इसको बोलते हो तंत्रिका अंतिम सिरा, एक्सोन, ठीक है, जो भी है। तो ये आपका सारा का सारा आ गया। इसको एक और चीज बोलते हैं एक्सोन को, आपका है वो है सिनिप्स बोलते हैं, आई थिंक, यस यस यस। तो इसको सिनिप्स भी बोलते हैं। एक्सोन ये भी आपका एक्सोन होता है, जो यहाँ पे वाला पार्ट है जो आपका जो टच हुआ है, इसको भी सिनिप बोलते हैं। साथ में एक आप इसको एक्सोन के बजाय आप इसको लिखिए, एक सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, सिनिप्स, SYNAPSE, ये हो गया। या फिर आप इसको बोल सकते हो डेंड्राइट। डेंड्राइट कब बोलेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक बार इस स्ट्रक्चर को समझिए, क्योंकि बनाया है काफ़ी अच्छा, तो आपको एक बार इनको समझ लेना है। न्यूरॉन सिस्टम के अंदर मान लीजिए ये ध्रुमिकाएं होती है, ये जो आपको एक नब्ज सी जो आपको ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है, इसका क्या काम है। इसका काम ये है गाइज कि मान लीजिए आपको कोई भी चीज़, मैंने आपको अभी दिखाया था डायग्राम में, ऊपर डायग्राम में दिखाया था। मान लीजिए कोई चीज़ अपने को यहाँ पे ऐसे देखिए, सेंसर पे ये गर्म लगी, यहाँ पे कोई चीज़ अपने को गर्म लगी, तो सबसे पहले रिएक्शन है वो किसने किया, वो रिएक्शन है वो सबसे पहले आपका किया इसी ध्रुमिका ने। तो सबसे पहले रिएक्शन किसको महसूस हुआ, तो आपकी इसी ध्रुमिका को रिएक्शन महसूस हुआ। ध्रुमिका का ये हो गया। ध्रुमिका क्या करेगा, मान लीजिए सबसे पहले ध्रुमिका को पता चला कि भाई साहब अगल बगल कुछ हो रहा है, तो वो अपना मैसेज भेजेगी किसको, केंद्र को अपना मैसेज भेजेगी। केंद्र मैसेज करके देन आप क्या करेंगे, कोई उस चीज का रिएक्शन या फिर आप रिएक्ट करेंगे। तंत्रिक्स का क्या काम है, ये एक चीजों को जोड़ता रखता है, ये एक कनेक्शन का काम करता है। और एक्सोन, सिनेप्स, डेंड्राइट, ये क्या चीज है, ये होता है एक जो लास्ट पॉइंट है, तो न्यूरॉन का अंतिम भाग है ये, जो जहां से एक आगे वाली न्यू न्यूरॉन है वो जुड़ी रहे। यानी कि यहाँ भी एक क्या होगी, एक इस प्रकार की एक नई न्यूरॉन होगी जो क्या होगा, किसी इनके साथ जुड़ी होगी। मान लीजिए ये इसके साथ जुड़ी होगी, इनके हिसाब से ये इनके हिसाब से जुड़ी होगी, इस हिसाब से ये इन सब से जुड़ी होगी। तो ये वाला भाग है एक्सोन, डेंड्राइट और न्यूरॉन का। ऐसे बहुत करोड़ों न्यूरॉन्स पाई जाती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, समझ में आ गया। और ब्रेन के अंदर बहुत सारी मिलियंस, लगभग 80 मिलियन के आसपास पाई जाती है भाई साहब, बहुत पाई जाती है। तो मैंने तंत्रिका तंत्र का एक आपको छोटा सा बता दिया क्या है क्या नहीं है। उसके बाद में आता है रिसेप्टर्स, ग्राही। मीन्स अपने को कोई चीज़ को कैसा पता चलता है, अपने जो 5 जो रिसेप्टर्स होते हैं, 5 जो अपनी ज्ञानेंद्रियाँ होती है, वो ज्ञानेंद्रियों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि सभी को पता है ये क्या क्या चीज़ है। कान का क्या काम है, आँख का क्या काम है, त्वचा का क्या काम है, ठीक है, आपका नाक का क्या काम है, जीभ का क्या काम है, तो वो सारा आप सभी को पता है। तो एक बार मैं इनको पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। कान का काम सुनना, शरीर का संतुलन, आँख का प्रकाशग्राही देखना, त्वचा का तापग्राही गर्म ठंडा स्पर्श वो, ठीक है, नाक का घ्राणग्राही और गंध का पता लगाना, जीभ का स्वाद पता करना और रसवेंदीग्राही। इतना तो आपको मैंने बता दिया, ये भी मुश्किल भी नहीं था। नेक्स्ट आता है तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन, जो मैंने आपको ये सारी की सारी है वो मैंने आपको बता दिया इसके बारे में कि ये सारा का सारा क्या है। अब देखिए न्यूरॉन के एक बार हम ये जो सारे मैंने भाग आपको बनाए थे क्या होते हैं वो बताए। ध्रुमिका, कोशिकाएं से निकलने वाली धागे जैसी, ये जो धागे जैसी वाली संरचना है
जो मैंने आपको दिखाई थी वो सारी आपकी यही है। ठीक है, तो उसके बाद में आपका आता है कोशिकाएं, कि भाई कोशिकाएं क्या है। प्राप्त की गई सूचना को विद्युत आवेग के रूप में चलती है, यानी कि जो अपना मान लीजिए यहाँ ये वाला भाग कोशिकाएं, ये वाला भाग है, अपने डायग्राम में चलते हैं भाई, ये वाला। तो एक और चीज आप ऐड कर लीजिए, ये जो वाला भाग है आपका, ये वाला भाग, ये वाला भाग है आपका कोशिकाएं। कोशिकाएं, कोशिकाएं है गाइस, मान ली रिएक्शन है, तो यहाँ पे द्रुमिका ने जो भी रिएक्ट किया, द्रुमिका ने, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ओके, ये देखो, थोड़ा हल्का सा और हो पाए तो, नहीं हो पा रहा। द्रुमिका का जो भी रिएक्शन है, ओके, ऑल राइट ऑल राइट, दुर्मिका का जो भी रिएक्शन है वो कोशिकाएं में यहाँ पता चलेगा, यहाँ इलेक्ट्रोड चलेंगे, यहाँ करंट पास होगा, फिर वो केंद्र के पास पहुंचेगा, देन वो आपका रिएक्शन होगा। ठीक है, इतनी छोटी सी बात है, वो आप जरूर याद रखना, काफी आसान वे में मैंने आपको बता दी है ये वाली बात। नेक्स्ट देखिए, ओके, नेक्स्ट देखिए, तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष आखिर एक्सोन क्या है, काफी बड़ा हो गया। ओके ओके, तंत्रिकाक्ष यह सूचना के विद्युत आवेगों की कोशिका से दूरी न्यूरॉन की दुमिकाकृत तक पहुंचाता है। ठीक है, उसके बाद में सिनेप्स, सिनेप्स अगली तंत्रिका का सिरा और वो होता है, मैंने आपको बता दिया था। प्रतिवर्ती क्रिया, किसी उद्दीपन के प्रति तेज अचानक की गई अनुक्रिया। मान लीजिए कोई आपने गर्म चीज को छुई, तुरंत आपने रिएक्शन किया, यानी कि मान लीजिए किसी गर्म वस्तु को आपने छूने पे तुरंत आपने जो रिएक्शन किया वो इसी के अंदर कंसीडर होगा। ओके, देन आता है आपका प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। एक यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है, उद्दीपन ऊष्मा, देखिए उद्दीपन ऊष्मा क्या है ये। उद्दीपन ऊष्मा, उद्दीपन ऊष्मा से क्या होगा, कोई ग्राही तरंगे, यानी कि अपने त्वचा को पता चलेगा। त्वचा त्वचा क्या करेगा, तुरंत अपना जो स्पाइनल कोर्ड है, यानी कि आपका जो मेरु रज्जु है, ये जो स्पाइनल कोर्ड, यानी कि आपका स्पाइनल कोर्ड, ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी का अगर स्ट्रक्चर है, मैं आपको तुरंत दिखाता हूँ एक चीज, स्ट्रक्चर होगा ह्यूमन बॉडी का, आई गेस। ये देखो, यहाँ अपने को मेरु रज्जु का पता चल जाएगा, ये वाला भाग, ये वाला भाग मेरु रज्जु, ये वाला भाग, वेट हाईलाइट करना है भाई। ओके, ये वाला भाग मेरु रज्जु, ये वाला भाग। ठीक है, यानी कि ये किससे जुड़ा होता है, मेरु रज्जु। मेरु रज्जु मान लीजिए ये आपका बॉडी का पार्ट है, ये वाला आपका बॉडी का पार्ट है, सारा का सारा ये बॉडी का पार्ट है। तो मेरु रज्जु आपका कहाँ होगा, मेरु रज्जु होगा आपका ये यहाँ से आपका पूरा इसके साथ कनेक्ट होगा, ये आपका स्पाइनल कोर्ड है। ठीक है, ये आपका सारा स्पाइनल कोर्ड है। ठीक है, ये स्पाइनल कोर्ड हो गया आपका। आगे है वो आपका जाएगा ह्यूमन बॉडी के साथ, तो इसको भी आप हम कंसीडर करेंगे। ओके, ओके, नेक्स्ट चलिए, इसके बाद में है आपका अनुक्रिय हाथ का पीछे हटा लेना। मान लीजिए आपका हाथ का क्या किया, मेरुरज्जु को मैसेज गया, यहाँ पे क्या हुआ, ओके ओके, क्या हुआ, ग्राही अंग ने मैसेज कहाँ भेजा, अपने मेरुरज्जु को, फिर मेरुरज्जु ने कहाँ भेजा अपना मैसेज, कार्यकर अंग पेशी को भेजा, अनुक्रिय हाथ। हमने क्या किया, फिर तुरंत अपना हाथ है वो पीछे कर लिया। बहुत मतलब मिली मिली नैनो सेकंड के अंदर ये सारी की सारी प्रक्रिया आपकी है वो होती है।
ठीक है। पहले उद्दीपन ऊष्मा यानी कि कहाँ से ऊष्मा हो रही है वो हमें पता चला। देन ग्राही अंग त्वचा के पास ये सब गया, फिर अपने मेरुरज्जु के पास ये मैसेज गया, मैसेज उसने कार्यकार अंग पेशी को पहुंचाया, देन आपा ने वो रिएक्ट है वो किया। ठीक है। तो ओके गाइस, उससे पहले हम ये जान लेते हैं थोड़ा कि नर्वस सिस्टम के बारे में। एक और मैंने ये डायग्राम आपका एड ऑन किया है, तो इसमें आखिर क्या है, क्या कुछ जो हमारा पेंडिंग रह गया। मान लीजिए ये देखिए, मैंने स्पाइनल कॉर्ड का यहाँ पे आपको सबसे पता चल गया। ये आपका क्या हो गया, ब्रेन हो गया। ब्रेन के साथ ये कनेक्ट, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये वाला भाग, एक थोड़ा और हाईलाइट कर दो, ये वाला भाग आपका है स्पाइनल कॉर्ड। ये वाला भाग स्पाइनल कॉर्ड है। और जो आपकी जो इतना जो जाल दिखाई दे रहा है आपका, ये सारे की सारी है आपका नर्वस सिस्टम, यानी कि सारा का सारा आपका ये आपकी नब्ज नसें वगैरह हैं ये सारी की सारी। ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे आप मान लीजिए, यस, दो प्रकार का आपका नर्वस सिस्टम हो गया। यहाँ पे मैं आपको एक डिस्कस और कर देता हूँ चीज। दो प्रकार का आपका नर्वस सिस्टम हो गया, यहाँ हम डिस्कस करते हैं। दो प्रकार का आपका नर्वस सिस्टम हो गया। तो सबसे पहला है जो हमारा, सबसे पहला है वो हो गया आपका सीएनएस, सीएनएस, और एक हो गया अपना पीएनएस, पीएनएस। तो आपका सीएनएस क्या होता है, सीएनएस होता है आपका, वो होता है आपका सेंट्रल, वो आपका होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया आपका। ठीक है। सीएनएस का आपको पता चल गया कि सीएनएस क्या है। तो आपका पीएनएस क्या होता है, पीएनएस होता है आपका, पीएनएस आपका पेरीफेरियल, पेरीफेरियल नर्वस सिस्टम। तो दो प्रकार का आपका नर्वस सिस्टम है यहाँ पे, आप देख लीजिए। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया आपका, एक आपका पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम हो गया। सीएनएस आपका जो होता है वो होता है आपका ब्रेन के अंदर, ये जो ब्रेन वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, तो वो सीएनएस और पीएनएस दो प्रकार का ये आपका हो गया। ठीक है। तो आपके जो नर्व्स है, दो प्रकार की आपकी नर्व्स कर लीजिए। जो आपकी ब्रेन के अंदर जो आपकी नसें दिखाई दे रही है, इसे बोला जाता है आपका कार्नियल नर्व्स, कार्नियल नर्व्स बोला जाता है, जो कि आपकी ओरिजिनेटेड होती है किससे, ब्रेन से आपकी ओरिजिनेटेड होती है। जो स्पाइनल कोर्ड से ओरिजिनेटेड होती है उसे बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। ठीक है। छोटी सी थोड़ी सी बात थी ये जो आपको समझानी थी। एक बार इस डायग्राम को आप देख लीजिए, क्योंकि ये डायग्राम सारा का सारा डायग्राम है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके। जो जो चीजें हमारे काम की नहीं है उसे एक बार हम इरेज कर देते हैं। यस। तो ओके, ओके गाइस, तो एक बार इस डायग्राम का आगे भी बहुत यूज आएगा, अपने बहुत यूज आएगा। तो इस डायग्राम को आप बनाना नहीं है, सिर्फ आप ध्यान रखने के लिए रखिए, ताकि आपको इनकी लोकेशन है वो पता चल जाए किसकी कहाँ लोकेशन है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। यस, आगे आता है अनुक्रिया। अनुक्रिया क्या है, अनुक्रिया तीन प्रकार की होती है जो आप करते हैं। एक तो ऐच्छिक यानी कि अगर मस्तिष्क है आपका दिमाग है वो तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा, वो मैं आपको एक बार वो दिमाग का जब आपका डायग्राम है उसके अंदर, और ये देखिए, ये देखिए, ये आपका दिमाग का डायग्राम है जिसके अंदर आपको अलग अलग, मैं आपको एक बार थोड़ा सा, एक और है, यस, ब्रेन का डायग्राम के अंदर कुछ और चीज मेरे को आपको समझानी है। वो क्या चीज समझानी है वो एक बार देख लीजिए आप। यस, मैं आपको बता रहा हूँ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन, यानी कि आपका जो परम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, तीनों ब्रेन के बारे में आपको बता देता हूँ। मैं हाईलाइट कर देता हूँ अलग अलग रंग से किसको, इसको क्या बोलते हैं। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपका, ये आपका फोर ब्रेन, परम मस्तिष्क, ये सारा का सारा है आपका परम मस्तिष्क। इन चीजों को अगर आप खुद ड्रॉ करते हो तो आपके लिए काफी आसानी होगी चीजों को समझने में, क्या क्या चीज है। ठीक है। ये है आपका परम मस्तिष्क। ठीक है।
समझ आ गया कौन सा भाग है आपका दिमाग का? पर मस्तिष्क। ठीक है। देन आपका आता है मिड ब्रेन, ये जो वाला भाग है, ये वाला, ये आपका है मिड ब्रेन। देन ये जो बच गया आपका सारा का सारा, ये वाला जो जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में, ये वाला भाग, ये आपका हाइंड ब्रेन। तीन प्रकार ब्रेन के भाग हो गए, आपको कितने अच्छे से आसानी से आपको बता दिया। ये है, ये आपका हो गया पर मस्तिष्क, पर मस्तिष्क। ठीक है, यानी कि फोर ब्रेन, अगर मस्तिष्क बोलते हैं जिसे, ये आपका हो गया फोर ब्रेन, फोर ब्रेन हो गया आपका। ठीक है। देन ये आपका होता है मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क लिखा हुआ है यहाँ पे। ये आपका हो गया हाइंड ब्रेन या फिर पश्च मस्तिष्क। इंग्लिश में भी साथ साथ लिख देता हूँ मैं, ताकि आपको समझने भी आसानी हो क्या 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 चीज़ है। ठीक है, ये तीनों भाग हो गए। अब क्या क्या है यहाँ पे, जो अपना सारा का सारा जो ब्रेन है, सारा का सारा जो हम कह सकते हैं दिमाग है, वो सारा का सारा किससे कवर होता है? वो खोपड़ी से। एक बार क्वेश्चन भी पूछा था कि वो सारा का सारा किससे हमारा कवर रहता है, किससे? अपना जो सुरक्षा कवच है दिमाग का, वो कौन है? वो है अपना कपाल, यानी कि खोपड़ी। ठीक है, तो ये हो गया अपना। आगे भी इनके भाग है, जैसे पोन्स, मेडुला, अनुमस्तिष्क, ये इनके भाग आ गए। उसके बाद में मेरुरज्जु हो गया, और यहाँ पे इसका एक भाग हो गया हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड है अपनी, जो यानी कि मास्टर ऑफ ग्लैंड्स बोला जाता है। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, मास्टर ऑफ ग्लैंड्स नाम आ गया अपना यहाँ पे, मास्टर ऑफ ग्लैंड, यानी कि ग्लैंड, यानी कि ग्रंथियों का जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी कि सबसे बड़ा जो मास्टर ऑफ ग्लैंड है, वो कौन सी है? वो है आपकी पीयूष ग्रंथि। कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, यानी कि पिट्यूटरी आपकी जो ग्लैंड आती है वो है। ठीक है, इसके अंदर आपका हाइंड ब्रेन के अंदर पोन्स आ गया, मेडुला आ गया, सेरिब्रम आ गया। तो ये सारी मैंने आपको बता दिया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंसिडर है वो आपकी की जाती है। ठीक है, और इसके बाद में आपका जो मैंने आपको बता दिया सेंसरी न्यूरॉन्स, यानी कि संवेदक वाली जो आपका आता था, यानी कि आपके जो रिसेप्टर्स थे जिसके अंदर जो आँख, कान, नाक, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। तीन प्रकार का न्यूरॉन्स है अपने यहाँ पे, पूरा दिया नहीं हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ सिर्फ तीन प्रकार का न्यूरॉन दिया हुआ है। तो थोड़ा और ऊपर चलते हैं। यस, ये रहा। तो अगर एच की, यानी कि अपना सेंसरी हो गया यहाँ पे, यस, इससे ऊपर ये वाला भाग, सीधा आप याद रखिए, आ नहीं रहा यहाँ पे। तंत्रिका तंत्र है वो तो न्यूरॉन से आपकी तीन प्रकार की है। कौन कौन से तीन प्रकार है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एक तो आपका सेंसरी हो गया, सेंसरी संवेदक वाला जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं। उसके बाद में एक आपका होता है इंटर न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स का हो गया। ठीक है, इंटर न्यूरॉन्स का हो गया। इसका क्या काम है? इसका काम है, मान लीजिए कोई जो मोटर न्यूरॉन्स है ना, जो कार्य करती है न्यूरॉन्स, उनके साथ ये क्या है, कनेक्ट रहती है। देन एक अपना आता है मोटर न्यूरॉन्स जो कार्य करती है, तीन प्रकार का है। ये चीज़ों का पता लगाती है, ये उससे जुड़ी हुई होती है, जो कार्य करती है, ये जो है अपना कार्य डन करता है। तीन प्रकार का हो गया। अनैच्छिक, मध्य और पश्चिम मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कौन को क्या क्या चीज़ किससे वो की जाती है, वो आप ये एक बार जरूर याद रख लेना। जैसे मान लीजिए ऐच्छिक क्रिया का आप ही को याद रखना है, अगर मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसको आप डायग्राम जरूर बना लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अनुक्रिया के तीनों प्रकार, तीनों प्रकार कौन कौन से? ऐच्छिक, ऐच्छिक का क्या क्या काम? बोलना सीखना। अनैच्छिक का जैसे मान लीजिए श्वसन, दिल का धड़कना, वो किससे होता है? मध्य और पश्चिम मस्तिष्क से होता है आपका। ठीक है, मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन। ठीक है, और ये हो गया आपका फोर ब्रेन के कारण। प्रतिवृत्ति क्रिया ये आपकी होती है, मान लीजिए कोई चीज को आप गर्म चीज को छुए, तुरंत आपका हाथ वापस पीछे गया, तो वो किसके कारण हुआ? आपका मेरु रज्जु द्वारा हुआ, यानी कि आपका स्पाइनल कॉर्ड द्वारा हुआ। तो इतनी चीज को आप जरूर कंसीडर, आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। ठीक है,
नेक्स्ट आता है आपका प्रतिवर्ती क्रिया। आखिर प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? कुछ परिस्थितियों में आपको एक और डायग्राम मैं बना के दिखा रहा हूँ। यस, रिफ्लेक्स एक्शन भी बोलते हैं इसे, प्रतिवर्ती क्रिया को। तो मान लीजिए कोई चीज को, गर्म वस्तु को आप छूने पे, पैनी वस्तु चुभने पर आदि हमारे तुरंत क्रिया करनी है, वरना हमारे शरीर को क्षति पहुंच सकती है। मान लीजिए कोई गर्म चीज में हाथ लगाएं तो हमारा हाथ जल जाएगा, लेकिन अगर हम हाथ तुरंत कैसे हटा लेते हैं, तो यहाँ अनुक्रिया मस्तिष्क के स्थान पर मेरु रज्जु से उत्पन्न होती है, जो जल्दी होता है। तो मेरु रज्जु से क्यों? अगर आपका मान लीजिए उसी स्ट्रक्चर पे चलें आप, यस, इसी स्ट्रक्चर पर चलें कि आखिर मेरु रज्जु ही क्यों काम करता है। मान लीजिए यहाँ पे अपन ने कोई चीज, गर्म चीज है, हीट चीज है, उसको अपन ने छुआ, तुरंत क्या गया, यहाँ का मैसेज क्या कहाँ जाएगा? सबसे पहले मान लीजिए मेरु रज्जु में जाएगा। मेरु रज्जु सबसे पहले मैसेज कहाँ जाना चाहिए, आप खुद सोचिए। एज ए प्रैक्टिकली सबसे पहले मैसेज अपने दिमाग में जाना चाहिए। दिमाग क्या करेगा, अपने मेरु रज्जु को ट्रांसफर करेगा, देन आप आए वो रिएक्शन करेंगे। ऐसा नहीं है गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा ऐसा होता तो कोई चीज़ में होने में बहुत टाइम लग जाता, तो आप जल्द भी जा सकते थे। तो क्या होगा, मैसेज तुरंत है वो सारा का सारा स्पाइनल कोड को जाएगा, स्पाइनल कोड तुरंत है वो हाथ को पीछे अपना हटा लेगा और वो रिएक्शन कर देगा। तो इतनी सिंपल सी बात है कि तुरंत है वो दिमाग के पास ना जाके, मैसेज वो सारा अपना दिमाग के पास ना जाके अपना यही स्पाइनल कोड से, यानी कि मेरु रज्जु, यानी कि आपका मेरु रज्जु से है वो क्रिया डन हो जाती है। तो ये है हम यहाँ पे, ठीक है। मानव तंत्रिका तंत्र, सीएनएस पीएनएस दो प्रकार है, दोनों प्रकार मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दी है कि आखिर ये क्या है क्या नहीं है। तो एक बार हम फिर से यहाँ पे देख लेते हैं क्या है आखिर। सीएनएस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पीएनएस परदीय तंत्रिका तंत्र। सीएनएस होता है आपका मस्तिष्क और मेरु रज्जु, दो भाग हो गए इसके, और पीएनएस के अंदर आपका कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका दो गया, ठीक है। तो ये मस्तिष्क से निकलता है और ये मेरु रज्जु से निकलता है, दो प्रकार की तंत्रिका तंत्र है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अब हम डिस्कस करते हैं आपका मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क डिस्कस करने से पहले एक मैं थोड़ा सा आपको एक और चीज बताता हूँ। ये मैं सारी क्रिया रिफ्लेक्शन आर्क है, जो यानी कि अनुक्रिया का जो चाप है वो क्या कुछ कैसे होता है। तो ओके गाइस, मैंने डायग्राम बना लिया, कुछ चीज़ आपको समझाने के लिए है कि अनुक्रिया जो चाप है, रिफ्लेक्स आर्क है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि ये रास्ता है जो आपको दिखा रहा है कि क्या कुछ कैसे होता है, तो उसके बारे में आप इसको ज़रूर बना लीजिए। इंग्लिश में बनाया हालांकि मैंने, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ बाईलैंग्वेज में कि आखिर ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो ये एक आर्क है, रिफ्लेक्स आर्क है। यहाँ पे मैं ऊपर नाम लिख देता हूँ इसका, रिफ्लेक्स आर्क, ये आप टाइटल दे दीजिए, देन आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या है। सबसे पहले मान लीजिए कोई हीट ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले हीट ऑब्जेक्ट है, तो ये सबसे पहले कहाँ जाएगा, वो जाएगा सबसे पहले रिसेप्टर के पास, यानी कि जो अपने सूचक हो गए, जो अपने यानी कि हाथ, कान, त्वचा और सबके पास जिनको ये चीज़ महसूस हुई, यानी कि फिर ये कहाँ जाएगी। कोई चीज़ मान लीजिए अपने हाथ को महसूस हुई, तो यानी कि सेंसरी न्यूरॉन्स के पास, सेंसरी न्यूरॉन्स होगा, वो कहाँ भेजेगा तुरंत मैसेज को, सीएनएस, सीएनएस यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के पास है, वो तुरंत आपका मैसेज चला जाएगा। उसके बाद वो कहाँ जाएगा, आपके मोटर न्यूरॉन, यानी कि जो क्रिया करेगी, क्या क्रिया करेगी, माने कि अपन तुरंत अपना हाथ वापिस करना, यानी कि ये मसल्स के, जो आपका मसल हो गया इफेक्टर्स, यानी कि आपका मसल्स हो गया, मसल्स के पास जाएंगे। और रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स में क्या होगा, अपना जो आपने जो हाथ है वो हीट के पास गया, वो तुरंत आपका हाथ है वो वापस चला गया। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको समझाने की काफ़ी शॉर्ट वे में आपको किया है कि ताकि ये आपको आसानी से समझ आ जाए। तो एक बार इसको आप बना लीजिए, हीट, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन्स, सीएनएस, मोटर न्यूरॉन्स, इफेक्टर्स, रिस्पॉन्स। तो ये सारी चीज़ है, आप अच्छी तरीके से बना लीजिए। आपको समझ आना चाहिए, जो भी चीज़ ना समझ आए तो आप बेझिझक बेझिझक आप मेरे को बता सकते हो। तो एक बार दिमाग का और हम डायग्राम देखते हैं, देन आप आगे बढ़ते हैं। तो गाइस नेक्स्ट आता है अपना दिमाग, मानव मस्तिष्क। इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या इनके कार्य होते हैं, क्या कुछ सब हम इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, मानव मस्तिष्क, मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र होता है। इसके तीन भाग होते हैं, अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क।
तीन भाग होते हैं, तीनों भागों के बारे में मैंने बता दिया। अब इनके वर्क क्या है, क्या कुछ करता है, इनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यस, तो ये आपका है ह्यूमन ब्रेन। ये वाला काफी बड़ा कर दिया मैंने आपको दिखाने के लिए, ये वाला मानव मस्तिष्क। तो इनके मैंने आपको भाग बता दिए कि कौन सा भाग है। तो इन सब के एक बार हम क्या करेंगे, इन सब के एक बार वर्क देख लेते हैं कि किनका क्या क्या वर्क है। तो सबसे पहले हम जाएंगे आपका फोर ब्रेन यानी कि आपके पर मस्तिष्क पे, इसका क्या क्या काम है। इसका काम है एक तो कोई चीज को सोचने का, थिंकिंग पार्ट है ये ब्रेन का। ये वाला जो भाग है, आपको ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला भाग, ये वाला भाग है पर मस्तिष्क, यानी कोई चीजों को सोचना, कोई भी वॉलेंट्री एक्शन, कोई भी क्रिया उनके करने, कंट्रोल करने का। और मेमोरी, आपकी जो मेमोरी होती है वो सारी की सारी मेमोरी भी यही होती है। इन चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक थिंकिंग का, एक कंट्रोल करने का, एक आपका स्टोरेज हो गया यानी कि आपका मेमोरी हो गया। और कोई भी रिसीव सेंसरी इंपल्सेस, यानी कि जो भी बॉडी के सेंसरी इंपल्सेस होते हैं उनसे जो भी आता है, जो भी मैसेज आता है उनको ये सबसे पहले रिसीव करता है। एक बार हम यहाँ डिस्कस कर लेते थे, देन मैं आपको आगे और बता पाऊंगा आसानी से। यस, अगर मस्तिष्क, यह मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल विशिष्ट भाग है आपका। ये वाला भाग है जो यह पर मस्तिष्क का है कार्य। मस्तिष्क का मुख्य काम है सोचने वाला भाग, ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करना, सूचनाओं को आपका है वो याद रखता है, ठीक है। शरीर के विभिन्न हिस्सों से शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करता हुआ उनका समायोजन करता है। भूख से संबंधित के अंदर, यानी कि ये कुछ मुख्य कार्य है वो इसके कार्य होते हैं, ठीक है। यानी कि ये मुख्य पांच कार्य है इनके फोर ब्रेन के। मध्य मस्तिष्क के क्या कार्य है, मध्य मस्तिष्क के कार्य देखिए आप सबसे पहले, यानी कि आपका मिड ब्रेन का काम यही है कि जो आपकी इनवॉलेंट्री अनैच्छिक क्रियाएं होती है, जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती है उनको यही नियंत्रित करता है। जो जो चीज बता रहा हूँ एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, फिर मत कहना कि भैया आपने हमें नहीं करवाया। तो एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को आप नोट डाउन कीजिए, चाहे कुछ कीजिए, वो आपकी जिम्मेवारी है। तो मध्य मस्तिष्क का क्या है, अनैच्छिक क्रिया, ये ऐच्छिक क्रिया को करता है। ये अनैच्छिक क्रिया जैसे कि पुतली के आकार में परिवर्तन, सिर घुमाना, गर्दन घुमाना, जो भी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है उन सारी चीजों को ये करता है कंट्रोल। देन आपका आता है हाइंड ब्रेन। आखिर ये हाइंड ब्रेन क्या काम आता है, वो भी जो आपका जो, इसके भी आगे तीन भाग है जो मैंने आपको बता दिए हैं। वैसे कौन कौन से, अनुमस्तिष्क, मेडुला और पोन्स, ये तीन इनके कार्य प्रकार है। तीनों तीनों के प्रकारों के अलग अलग भाग है, क्या क्या कार्य करते हैं वो देखिए। अनुमस्तिष्क, सबसे पहला, शरीर की संस्थिति का संतुलन बनाना, ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि, यानी कि मान लीजिए आप कोई चीज पेन उठा रहे हो तो वो इन्हीं का काम है, यानी कि कोई भी चीज को संतुलन करना, ऐच्छिक क्रियाओं में और शुद्धता लाना। मेडुला का अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण, जैसे रक्तचाप और वमन हो गया। पोन्स क्या होता है, अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन का नियंत्रण, यानी कि ये आपके संतुलन के लिए, कंट्रोल, पोस्चर एंड बैलेंस के लिए, प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस। एग्जाम्पल आपको मैंने दे दिया, पेन उठाना, ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है। एक बार माइंड का डायग्राम आप इस साइड और देख लीजिए, ये सारा आपका माइंड का डायग्राम है। तो आप एक बार अच्छे से देख लीजिए इसको, माइंड के डायग्राम को, ताकि ये सारी की सारी चीजें हैं वो आपको अच्छे से याद रहे। और कोई काम नहीं है, चीजों को तो अगर आपको समझ आ रही है तो आई थिंक ये सही है आपके लिए। और जो जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं अगर आप वो लिख रहे हैं तो और बेस्ट है ये आपके लिए। भाई मेरा पेन नहीं चल रहा। ओके ओके गाइस, नाउ इट्स वर्किंग। तो मानव मस्तिष्क के बारे में हमने कुछ है वो और हमने जान लिया है, थोड़ा और जान लेते हैं कि आखिर क्या है। इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो बनता जा रहा है। तो उसके बाद में मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की सुरक्षा। मस्तिष्क की सुरक्षा आपको पता है कौन करता है, मैंने आपको बता दिया। मस्तिष्क एवं हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो प्रघात अवशोषक होता है। कौन करता है वो आपको बता दिया, स्कल खोपड़ी। मेरुरज्जु की सुरक्षा कुशेरू दंड, यानी कि रीढ़ की हड्डी के बीच में, ये मान लीजिए आपकी पीठ का जो स्पाइनल कॉर्ड है, तो इसके ऊपर क्या होता है, रीढ़ की हड्डी का जो सारा का सारा ढांचा होता है वो यही काम है इसका, ठीक है। वही इसकी सुरक्षा
करता है। देन नेक्स्ट चलते हैं आप। ओके, तंत्रिका उत्तक एवं पेशी उत्तक के बीच में समन्वय, काफी इंटरेस्टिंग है ये भी। मान लीजिए आपकी ज्ञानेंद्रिय, कौन कौन सी ज्ञानेंद्रिय, 5 आपकी ज्ञानेंद्रिय जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है, वो क्या करेगी, संवेदी तंत्रिका आगे केंद्रीय तंत्रिका के पास पहुंचेगा, वो क्या करेगा, सूचना प्राप्त करेगा, उसको संसाधित करेगा, फिर उसके बाद में उसका निर्णय करेगा, फिर अनुक्रिया उत्पन्न करके प्रेरक तंत्रिका है वो आगे पेशी उत्तिका उत्तक को भेजेगी, फिर पेशी का संकुचन और अनुक्रिया होगा। जो मैंने अभी आपको जो ये वाला जो डायग्राम पे आपको मैंने बताया है उसको और अच्छे से मैंने वेट कीजिए, मैं आपको बता देता हूँ किस चीज़ की यहाँ बात हो रही है। मेरू रज्जु आ गए यहाँ, ये वाले, ये वाली जो बात है ना, इसी की बात हो रही है, जो मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया। आई होप दोबारा बताने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं आप आगे। विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं, सीमाएं एक बार आप पढ़ लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती है। एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करते हैं तो अपनी कार्यविधि सुचारू करने के लिए समय लेती है, अतः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती है। पौधों में कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता है। ओके गाइस। रासायनिक संचरण, विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग किया जाता है। आखिर अब पौधों में कैसे होता है, पौधों में समन्वय की क्या प्रक्रिया होती है वो देखिए। तो पौधों में दो प्रकार से होता है, वृद्धि का गति पर निर्भर होना, वृद्धि पर निर्भर गति। तो आपका जो एक पिट्यूटरी ग्लैंड है और जो है तो वही, यानी कि ये जो आपका मिड ब्रेन है वही आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, वृद्धि के लिए सहायक है। एक और बात याद रखना, वृद्धि में कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया है, वृद्धि पर यह निर्भर न होना, वृद्धि पर न निर्भर होना। पौधों में विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं का एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित करता है, गति उत्पन्न करता है, कोशिका फूल या सिकुड़ जाता है। ये उद्दीपन का कार्य होगा। छूने पर छुई मुई की पत्तियों का सिकुड़ना, टच मी नोट, यानी कि जो आपका पौधा होता है टच मी नोट, टच मी नोट यानी कि आपका छुई मुई का पौधा होता है वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उद्दीपन का, यानी कि तुरंत आप उनको छुएंगे तो वो क्या करेगा, अपनी पत्तियों को सिकोड़ देगा। ठीक है। वृद्धि का क्या कारण होता है उनका वो देखिए। ये दिशिक या अनुवर्तन गतियां उद्दीपन के कारण होती है। प्रतान, प्रतान वह भाग होता है जो वस्तु से दूर होता है, वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है। जैसे प्रातन वस्तु के चारों ओर लिपट जाता है, यानी कि कोई भी पौधा वो दूसरे पौधों के आसपास लिपट जाता है। प्रकाशानुवर्तन, यानी कि प्रकाशानुवर्तन होता है। मान लीजिए आप माउंटेन्स की बात करते हैं, हिली एरियाज की, हिली एरियाज है ये आपके, तो पौधे मान लीजिए आपके इस साइड पे यहाँ यहाँ आपके पौधे उगे हुए हैं तो इनको सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता, तो वो क्या करेंगे, पूरा पौधा आपका ग्रोथ करेगा, फिर वो आपका पौधा उगेगा, यानी कि उसे भी सनलाइट की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए उसकी हाइट ऐसे है। देन गुरुत्वाकर्षण, यानी कि ये ग्रेविटेशन से पृथ्वी की तरफ या दूर की गति होती है। रसायनानुवर्तन, प्राग नली की अंडाशय की तरफ गति होती है। जलानुवर्तन, पानी की तरफ, जहां भी पानी का, मान लीजिए पर्वतों के बजाय रेगिस्तान का कर लीजिए, जहां पानी होगा, या मान लीजिए यहाँ तालाब है, यहाँ इसकी पौधे की जड़ी है, इससे पानी चाहिए तो इसकी जड़ें इधर वाली साइड बनेगी, सारी की सारी जड़ें इधर वाली साइड बनेगी। तो ये है पादप हार्मोन, ये वो रसायन है जो पौधों की वृद्धि, विकास व अनुक्रिया में सहायक होते हैं। कौन कौन से हार्मोन है पादप हार्मोन, मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक बार इन चीजों को नोट डाउन कर लीजिए, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इन चीज को सारी को। ये सारी चीज नोट डाउन कर लीजिए एक बार आप। ओके। ऑक्सिन, ऑक्सिन हार्मोन का क्या यूज है, शाखाओं के अगर भाग पर बनता है, कोशिका की लंबाई में वृद्धि, प्रकाशानुवर्तन में सहायक। जिब्रेलिन का क्या काम है, तने की वृद्धि में सहायक। साइटोकाइनिन का क्या है, कोशिका विभाजन में तीव्र करता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बने ही बनेगा, 100% चांसेस है कि यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, तो इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए, जरूर 100% चांस है यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में तीव्र होता है, फल व बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है।
और एब्सिसिक अमल का क्या काम होता है? एब्सेसिक अमल वृद्धि संदमन, पत्तियों का मुरझाना, तनाव हार्मोन भी कहा जाता है इसे। तो जरूर आएगा, ये जरूर आएगा। देन आता है जंतुओं में हार्मोन, यानी कि अपने में भाई मानव, मानव इज मेन इज आल्सो कंसीडर इन एनिमल्स। ओके, हार्मोन ये वो रसायन है जो जंतुओं की प्रक्रिया क्रियाओं विकास की समृद्धि का समन्वय करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि ये वो ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करती है, जो हार्मोन कहलाते हैं। ओके, हार्मोन की डेफिनेशन आपको यहाँ पे पता चल गया। ये भाई साहब एक और जो आपने ऊपर वाली लिस्ट बनाई है पौधों वाली, सेम की सेम एक और लिस्ट बनाई है नीचे, वो लिस्ट होने वाली है आपकी ये वाली। एक बार ये लिस्ट बना लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। तो एक बार मैं बता देता हूँ। हार्मोन का नाम है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ होता है? अवटु ग्रंथि के अंदर होता है, यानी कि आपका गर्दन के अंदर होता है थायरोक्सिन। या आप बोल देते हैं जैसे थायराइड, थायराइड होता है गले के अंदर होता है, ठीक है। और इससे इसकी कमी के कारण थायराइड ग्रंथि यानी कि थायराइड की कमी के कारण क्या हो जाता है हमें? गोइटर, गोइटर रोग होता है, एक घोंगा, घोंगा रोग होता है, वो गर्दन में होता है, गर्दन सूज जाती है। उसका भी मैं आपको एक बार है वो भी उसका डायग्राम आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का वसा, उपापचय वृद्धि विकास व नियंत्रण। ओके, उपापचय हो गया। वृद्धि हार्मोन यानी कि आपका पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, प्यूटिटरी ग्लैंड, ये कहाँ होती है? आपकी मस्तिष्क के अंदर होती है। इसका क्या काम है? वृद्धि का विकास का नियंत्रण करना। वृद्धि हार्मोन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एड्रिनल हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अधिवृक्क यानी कि आपकी किडनीज के अंदर होता है, ये क्या काम करता है? बीपी, हृदय की धड़कन आदि का ये नियंत्रण करता है। इंसुलिन, इंसुलिन है यानी कि शुगर, शुगर आपका इंसुलिन की कमी के कारण ही होता है। अग्नाशय, अग्नाशय के अंदर होता है, ये आपके पेनक्रियाज के अंदर होता है, उधर यानी कि स्टोमिक के आपके नीचे होता है, अमाशय के नीचे होता है। ये रक्त में शर्करा की मात्रा का ये नियंत्रण करता है। लिंग हार्मोन, दो हार्मोन है जो अलग अलग है, नर में और मादा में। नर में होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन, ये कहाँ से होता है? ये आपके टेस्टिस के अंदर हो गए, यानी कि वृषण के अंदर हो गए। और एस्ट्रोजन यानी कि मादा के अंदर, वो कहाँ पे? अंडाशय के अंदर, ठीक है, पेट के निचले हिस्से के अंदर ये होते हैं। तो इनसे क्या क्या होता है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो आपका जो एड्रिनल हार्मोन होता है ये किडनीज के अंदर होता है और एड्रिनल ग्लैंड के अंदर होता है। कौन सा? आपका एड्रिनल, ठीक है। ये आपका हो गया। थायरोक्सिन का आपका थायराइड रोग हो सकता है, ये मैंने आपको बता दिया है। ये हो गया आपका आपकी ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि मास्टर ग्रंथि के अंदर होता है, ये आपका पीयूष ग्रंथि के अंदर होता है, जो कि अपनी हाइट बढ़ाने के लिए काफ़ी सहायतामंद होता है, ठीक है। और देन आपका आता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, मैंने आपको बता दिया है। देन आपका आता है जो अलग अलग है, इनको मैं एक डायग्राम अगर, ओके गाइस, ये देखिए एक मैंने आपके लिए स्पेशल एक डायग्राम डाउनलोड किया है, जिसके अंदर सारे आपके बताए हुए हैं कि कौन सा हार्मोन कहाँ है, कौन सी ग्लैंड कहाँ है। और ये मैं आपको एक बार और थोड़ा बता देता हूँ। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए डायग्राम। तो जो मैंने आपको बताया है उन चीज़ों को आप प्लीज़ प्लीज़ नोट डाउन ज़रूर करते रहना साथ साथ, फिर बाद में मत कहना भैया आपने हमें नहीं बताया। भाई मैं आराम से आपको बार बार बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हैं, आप नोट डाउन करते रहना। ओके गाइस, पिट्यूटरी ग्लैंड ये आपकी पीयूष ग्रंथि है, ये कहाँ होती है? ये इस वाले भाग में आपकी पीयूष ग्रंथि होती है, जो दोनों एक जगह ही पाई जाती है। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड का आपका हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि आपकी पीयूष ग्रंथि हो गया। तो इसके अंदर कौन सा हार्मोन है वो आपको पता चल जाना चाहिए, मैंने आपको इतनी बार करवा दिया है पीयूष ग्रंथि के अंदर। ओके, ये आपकी पीयूष ग्रंथि हो गई, ठीक है। जो कि आपका ग्रोथ हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि के अंदर होता है। ये आपका थायराइड वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, सिर्फ इसीलिए मैंने ये चीज़ें डाउनलोड किया ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, आपको बार बार इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, मैं ही बता दूंगा आपको। ये पिट्यूटरी ग्लैंड होगी, ये वाला भाग आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, ठीक है। देन आप नीचे आओ, ये आ गया आपके किडनीज, ये आपके किडनीज, किडनीज, ठीक है। किडनी के अंदर आपका जो होता है वो होता है एड्रेनिल।
कौन सा होता है किडनी के अंदर, वो आपका हो गया एड्रीनलिन, एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है, आपका एड्रीनिल हार्मोन आपके इसके किडनीज के अंदर होता है। देन आपका आता है अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के अंदर आपका जो आपका हार्मोन होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा हार्मोन आपके पेनक्रियाज के अंदर होता है। देन आपका आता है कि जो मानव के अंदर जो लिंग के आधार पे ये आपकी हो गई फीमेल, ये आपका हो गया मेल। तो यहाँ पे अगर मैं एफ लिखूं कोई गलत बात नहीं है, यहाँ पे मैं अगर एम लिखूं तो कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। तो फीमेल्स के अंदर ओवेरी के अंदर, फीमेल्स की ये जो ओवेरी है इसके अंदर पाया जाता है वो फीमेल्स की जो ओवेरी के अंदर है वो आपके अलग अलग दो हार्मोन पाए जाते हैं, यानी कि उसके अंदर मनुष्य इसके औरत के अंदर और मादा के अंदर दो अलग अलग हार्मोन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ओवेरी के अंदर हो गया आपका एस्ट्रोजन, और जो टेस्टिस है उसके अंदर पाए जाते हैं आपका टेस्टोरोन, ठीक है। टेस्टोरोन और एस्ट्रोजन दो हार्मोन्स हैं, इनकी मदद से क्या क्या होता है। सबसे पहले हम लेके चलते हैं आपका टेस्टोरोन के अंदर। टेस्टोस्टेरोन में आपका सबसे क्या क्या इनसे हो जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो भी मनुष्य के दाढ़ी मूछ आने लग जाती है, आवाज़ भारी होने लग जाती है, जो भी प्यूबर्टी इसके एज के अंदर जो भी आपका होता है वो सारा का सारा आपकी रिएक्शन इसके अंदर है। और फीमेल के अंदर भी सेम यही सारी चीज़ें रहनी है, बाल बढ़ना, ठीक है, और जो भी आपकी आवाज़ वगैरह, ठीक है, वो परिवर्तन आना, वो सारा प्यूबर्टी के एज के अंदर होता है। वो सारा का सारा इन्हीं दोनों हार्मोन के ग्रोथ होने से होता है। ओके, नेक्स्ट चलिए, ये हो गया। उसके बाद में आयोडीन, आयोडीन युक्त नमक आवश्यक है, क्योंकि इसकी कमी के कारण आपको गाइटर रोग हो सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए, गाइटर रोग किसकी कमी के कारण हो सकता है, आयोडीन की कमी के कारण। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे गाइटर बीमारी है। देन मधुमेह है, डायबिटीज हो सकती है, वो शर्करा की कमी के कारण हो सकता है। अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण इंसुलिन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। निदान या उपचार, ये इंसुलिन हार्मोन का एक इंजेक्शन होता है। पुनः भरण की अवधि, हार्मोन का अधिक या कम मात्रा में स्रावित होना हमारे शरीर पर हानिक प्रभाव डालता है। पुनः भरण की अवधि में यह सुनिश्चित करता है कि हार्मोन की सही मात्रा में तथा सही समय में स्रावित हो, ठीक है। यानी कि कोई भी किसी कमी के लिए हम कुछ भी इनका यानी कि यूज कर सकते हैं, इनसे बच सकते हैं। तो वो है रक्त में शर्करा का मात्रा का बढ़ना, अग्नाशय द्वारा इसको संसूचित करता है, फिर इंसुलिन का स्त्रावन होने लगता है, फिर रक्त शर्करा की मात्रा घट जाती है, अग्नाशय द्वारा इंसुलिन का द्वारा बनाया जाता है। तो ये यानी कि पुनः भरण भेजने की सारी ये प्रक्रिया है वो चलती रहती है। ये पूरा पूरा एक प्रकार का आपका जो साइकिल हम बोल सकते हैं, पूरा का पूरा ये आपका साइकिल है। तो यहाँ से जो आपका जो चैप्टर नंबर 7 है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आई होप आपको समझ आया होगा। इसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एक बार मैं आपको सारे डिस्कस करवा देता हूँ कि भाई कौन कौन सी चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ एग्जाम में आ सकती है। इधर आइए थोड़ा आप, मैं एक बार पेन चूज कर लेता हूँ। यस, अब देखिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होगी। आपका ब्रेन वाला भाग हो गया, ब्रेन में जो भी क्रिया एक्टिविटीज होती है, जो भी क्रिया कौन किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है वो हो गया। देन आपके हार्मोन हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई हार्मोन, कौन कौन से पादप व जंतु वाले, पादप व जंतु वाले दोनों हार्मोन हो गए। ब्रेन वाला हो गया, ठीक है, एक संवेदक सेंसर वाला हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको जरूर रीड आउट करनी है। एक आपका न्यूरॉन का यानी कि वो ब्रेन के अंदर ही आ गया, यानी कि सारा का सारा आपका नर्वस सिस्टम हो गया। तो ये इतनी चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। और अभी भी अगर आपको कुछ लगता है कि भाई ये मेरे को समझ नहीं आया, ये मेरी चीज़ कहीं ना कहीं से पेंडिंग लग रही है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि हम आपको कोशिश करेंगे ये सारी की सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ आ जाए। ओके गाइस, बाय।